बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, क्या सोच रहे हो? देश नहीं देख रहा है नौजवान? मैं कहना चाहता हूँ चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें। साथियों आज जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने सपा से सांसद है और अखिलेश यादव जी के जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई ने जिस तरीके से मोदी और अमित शाह का छक्के छोड़ा दी है सदन में गजब का जो है कि भाषण दी है और अपने जो ज़मीनी स्तर का जो मुद्दा है उस ज़मीनी स्तर के मुद्दा को जो है कि सदन में उठाए हैं। बिल्कुल सराहनीय के पात्र हैं माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने। आज जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को सदन में रगड़ कर रख दिया है और तमाम जो नौजवान जो जिस तरीके से भाजपा सरकार में परेशान हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, तो इसी चीज़ को लेकर तमाम जो ज़मीनी मुद्दा है उन्हें माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने गजब का उठाया है और कहा है कि तुम अमित शाह और नरेंद्र मोदी वोट चोरी किया है, वोट चोरी से यह सरकार बनाए हैं और बेईमान हैं, यह वोट चोरी किए हैं। धर्मेंद्र यादव जी गजब का जो है कि एक भाषण दिए हैं और मुद्दा उठाया है संसद में इस तरीके से किसी नेता ने आज तक जो है कि इस तरीके से नहीं मुद्दा उठाया है। और धर्मेंद्र यादव जी गरीबों और दलितों का जो है कि नेता माने जाते हैं और हैं भी। धर्मेंद्र यादव जी के इसी जो है कि वजह से धर्मेंद्र यादव को जो है कि लोग जानते हैं और उन्हें पहचानते हैं। चलिए दिखाते हैं, सुनाते हैं धर्मेंद्र यादव जी किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ाए हैं जमकर बर से धर्मेंद्र यादव जी ने नरेंद्र मोदी पे। चलिए दिखा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी सदन में। डिस्टर्ब ना करिए सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर, आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो? देश नहीं देख रहा है नौजवान? मैं कहना चाहता हूँ चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें। अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, एक भी अरबपति हो तो बता दो, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र। सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना। और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, यह भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी जिनको भारत रत्न दिया है सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना।
अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर सुनो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगूफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और यह बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूं 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, सामाजिक असमानता। सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी एनडीए की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% थी, 17%, और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दे, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, एक भी अरबपति हो तो बता दो, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए, मैं मांग करता हूं। आप राष्ट्रभक्त है ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस। जो भी आप सुन रहे थे धर्मेंद्र यादव जी ने जिस तरीके से बीजेपी के एक नेताओं की जमकर धुलाई कर दी सदन में, ये ऐसा नेता जो है कि दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ हर एक नेताओं को इनसे माने धर्मेंद्र यादव जी जो सपा के सांसद हैं, हम लोग के नेता जो हैं माने धर्मेंद्र यादव जी से सीख लेना चाहिए, जिस तरीके से अपनी आवाज़ को दमखम से उठाते हैं सदन में और विपक्ष
की ईंट से ईंट बजा देते हैं। इसी तरीके से हर एक नेताओं को सीखना चाहिए, हर एक नेताओं को अपने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि जो हमारे समाज के जो नेता बनते हैं, नेता हैं, वह उनको जो है कि उनके समाज के जो लोग हैं, जो जनता है, वह चुनती है सिर्फ़ और सिर्फ कि मेरी आवाज़ उठाई जाएगी, हमारे ऊपर जो हो रहे अत्याचार को सदन में उठाया जाएगा, हमें न्याय दिलाई जाएगी। मगर इस समय ऐसे नेता हैं जो है कि सिर्फ अपने झोली भरते हैं और अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं, राजनीतिक चमकाने के लिए जनता से, अपने समाज से झूठ बोलकर सांसद में और विधानसभा से लेकर तमाम जगह पे पहुंचते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि हमें क्यों, हमारे समाज के लोग उन्हें चुना है, हमें किस लिए चुना है, इतना बड़ा दायित्व क्यों दिया है, ये सब भूल जाते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से मैं दिखाया हूँ, बहुत ही भयंकर रूप में दिखे हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी अपने दलित समाज, आदिवासी पिछड़े समाज के लिए संसद में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लिए, इनसे सीख लेना चाहिए। माननीय धर्मेंद्र यादव जी से सीख लेना चाहिए, जो तमाम समाज के नेता हैं उन्हें सीख लेना चाहिए। साथियों, मेरा यह वीडियो कैसा रहा, मेरा छोटा सा एक आवाज़ कैसा रहा अपने समाज के लिए, और माननीय धर्मेंद्र यादव जी के इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करिए, और जिस तरीके से हमारे समाज के लिए जो आवाज़ बन रहे हैं नेता, उनका आप लोग सपोर्ट करिए। और इस चैनल पे मैं सिर्फ अपने समाज के लिए, जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो लोग, अल्पसंख्यक के लोग जो हैं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और जो भी नेता अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, उनकी वीडियो मैं इस पर शेयर करूँगा। इसी तरीके से मैं उनकी आवाज़ बनूँगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। जय भीम साथियों, जय समाजवाद।